आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार और सच कहें तो एग्जाम के नजरिए से सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा फोकस हाई यील्ड बायोलॉजी पर है, खासकर इवोल्यूशन और जेनेटिक्स पर। ये वो टॉपिक्स हैं जहां से सीधे सटीक एग्जाम्पल्स वाले सवाल आते हैं। तो बिना देर किए चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को डीकोड करते हैं। चीजों को तेजी से याद रखने के लिए आज की इस चर्चा को बहुत ही क्रिस्प रखा गया है। हम मुख्य रूप से 4 चीजों पर बात करेंगे: अनुकूली विकिरण, जैविक विकास की थ्योरीज, हार्डी-वेनबर्ग का गणित और प्राकृतिक चयन के कॉन्सेप्ट्स। भाग 1, अनुकूली विकिरण। यहीं से हम बायोलॉजी के बड़े स्तर के यानी मैक्रो लेवल के असली चमत्कारों को समझना शुरू करेंगे। अब ये अनुकूली विकिरण या अडैप्टिव रेडिएशंस असल में है क्या? इसे एक बड़े से पजल की तरह सोचिए। इमेजिन कीजिए कि एक ही जियोग्राफिकल एरिया है और कुछ जीव एक ही कॉमन पूर्वज से शुरू होते हैं, लेकिन फिर वो अलग अलग आवासों यानी हैबिटेट्स में फैल जाते हैं और अपनी नई ज़रूरतों के हिसाब से खुद को पूरी तरह बदल लेते हैं। एग्जाम के लिए जो बात सबसे ज़्यादा याद रखनी है वो ये है कि ये अपसारी विकास यानी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का सबसे बेहतरीन, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। एक पॉइंट से शुरू होकर अलग अलग दिशाओं में रेडिएट होना। और इसके 2 बहुत ही शानदार एग्जाम्पल्स हैं जो सीधे पेपर्स में छपते हैं। पहला, डार्विन की फिंचेस। गैलापागोस आइलैंड्स पर मूल रूप से बीज खाने वाली छोटी चिड़ियां थीं, लेकिन अलग अलग आइलैंड्स पर खाना अलग अलग था। तो क्या हुआ? कुछ ने कीड़े खाना शुरू कर दिया, कुछ ने कैक्टस, और देखते ही देखते उनकी चोंच का शेप उस नए खाने के हिसाब से बिल्कुल बदल गया। अमेजिंग, राइट? और दूसरा एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का। एक ही पूर्वज से कंगारू, कोआला और तस्मेनियन वुल्फ्स जैसे बिल्कुल अलग अलग जीव इवॉल्व हो गए, सिर्फ अपने अपने हैबिटेट्स में फिट होने के लिए। भाग 2, जैविक विकास के सिद्धांत। चलिए अब उन थ्योरीज पर आते हैं जो इन प्राकृतिक बदलावों के पीछे का असली विज्ञान समझाती हैं। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की पूरी इमारत असल में 2 बहुत ही मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला है शाखन अवरोहण या ब्रांचिंग डिसेंट, जिसका सीधा सा मतलब है कि एक पेड़ की शाखाओं की तरह नई प्रजातियां अपने कॉमन एंसेस्टर्स से निकलती हैं। और दूसरा है प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन। नेचर बहुत स्मार्ट है, वो सिर्फ उन जीवों को चुनती है और आगे बढ़ाती है जिनमें उस खास माहौल में सर्वाइव करने के लिए फायदेमंद वेरिएशंस होते हैं। एवोल्यूशन को समझाने का एक बहुत ही शुरुआती प्रयास फ्रेंच नेचुरलिस्ट लेमार्क ने किया था। उनकी थ्योरी थी अंगों का उपयोग और अनुपयोग। उनका वो फेमस जिराफ वाला एग्जाम्पल तो हम सबको याद ही होगा कि ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए जिराफ ने अपनी गर्दन को लगातार खींचा तो वो लंबी हो गई। लेकिन ध्यान दें, आज हम जानते हैं कि ये थ्योरी पूरी तरह से अमान्य है। क्यों? क्योंकि जीवन भर में एक्वायर किए गए लक्षण, जैसे जिम जाकर बनाए गए मसल्स या खींची गई गर्दन, वो हमारे डीएनए या जीन्स में नहीं जाते और इसलिए वो अगली जनरेशन में पास ऑन नहीं होते। फिर एंट्री होती है चार्ल्स डार्विन की। डार्विन ने अपनी ऐतिहासिक किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में इवोल्यूशन का मुख्य बेस प्राकृतिक चयन को बताया। वो थॉमस माल्थस के पॉपुलेशन एस्से से काफी इन्फ्लुएंस थे। यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सुनते ही दिमाग में आता है सबसे ताकतवर जीव, है ना? लेकिन नहीं, बायोलॉजी में फिटनेस का स्ट्रिक्टली सिर्फ एक ही मतलब है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। जो जीव अपने माहौल में ढलकर सबसे ज्यादा संतानें पैदा कर सके, इवोल्यूशन गेम का असली विनर वही है। अब डार्विन और ह्यूगो डी व्रीज के बीच का वो फेमस कॉन्ट्रास्ट देखते हैं। डार्विन कहते थे कि इवोल्यूशन बहुत स्लो, ग्रेजुअल और छोटी छोटी वेरिएशन से होता है, एक धीमी सैर की तरह। वहीं दूसरी तरफ डी व्रीज ने इवनिंग प्रिमरोज प्लांट पर काम किया और कहा, नहीं, विकास रातों रात या यूं कहें कि एक ही झटके में होने वाले बड़े बदलावों से होता है। और उन्होंने इसके लिए एक बहुत ही भारी भरकम शब्द दिया, साल्टेशन। साल्टेशन का मतलब है एक सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। डार्विन का विकास अगर एक धीमी सैर है तो डी व्रीज का साल्टेशन एक बहुत लंबी छलांग है। भाग 3, हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत। अब मैक्रो से माइक्रो लेवल पर चलते हुए पॉपुलेशन को स्थिर रखने वाले गणितीय और आनुवंशिक आधार को डिकोड करते हैं।
हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल ये कोई रटने वाला कॉम्प्लेक्स मैथ फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये जेनेटिक स्टेबिलिटी की एक बेसलाइन है। ये सिद्धांत कहता है कि अगर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जहां बिना किसी भेदभाव के रैंडम मीटिंग हो रही है, तो वहां एलील्स की फ्रीक्वेंसी जनरेशन दर जनरेशन बिल्कुल कांस्टेंट या स्थिर रहेगी। इसका सीधा सा मतलब है इवोल्यूशन तब तक नहीं होगा जब तक कि बाहर से कोई फैक्टर आकर इस शांति को, इस संतुलन को डिस्टर्ब ना करे। एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इन वेरिएबल्स को दिमाग में सेट करना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत सिंपल है। P है डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी और Q है रिसेसिव एलील की। जब हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो P² होमोजाइगस डोमिनेंट को दिखाता है, Q² होमोजाइगस रिसेसिव को, और जो बीच का 2pq है वो हेट्रोजाइगस के लिए है। और इन सब का टोटल वो हमेशा 1 होता है। और जैसा कि अभी हमने बात की, ये संतुलन हमेशा के लिए नहीं रहता। इस इक्विलिब्रियम को तोड़ने वाले 5 मेन फैक्टर्स हैं। जीन फ्लो, जब जीव इधर उधर माइग्रेट करते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जो अक्सर एक छोटे ग्रुप में अचानक आया बदलाव है। म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन और प्राकृतिक चयन। जब भी इन 5 में से कोई एक भी फैक्टर प्ले में आता है तो हार्डी-वेनबर्ग संतुलन टूट जाता है, और इसी टूटने से इवोल्यूशन होता है। भाग 4, प्राकृतिक चयन की अवधारणाएं। चलिए इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम नेचुरल सिलेक्शन के बहुत ही विशिष्ट और हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट का एक बहुत ही शानदार और अक्सर पूछा जाने वाला आउटकम है ये संस्थापक प्रभाव या फाउंडर इफेक्ट। इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और उसमें से एक मुट्ठी भर लोगों का छोटा सा हिस्सा किसी वजह से अलग होकर एक नए सुनसान टापू पर बस्ती बसा लेता है। अब क्योंकि ये नया ग्रुप बहुत छोटा है, इसका जेनेटिक मेकअप उस पुरानी बड़ी आबादी से बिल्कुल अलग होगा। ये छोटा ग्रुप अब एक संस्थापक या फाउंडर बन गया है और नई प्रजाति पूरी तरह से इन्हीं के जीन्स पर निर्भर करेगी। और अंत में प्रकृति चयन कैसे करती है, इसके 3 मुख्य तरीके हैं और इनका डिफरेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। पहला है स्थिरीकारी या स्टेबलाइजिंग, जहां नेचर औसत लक्षण को पसंद करती है, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। दूसरा है दिशात्मक या डायरेक्शनल, जहां नेचर किसी एक एक्सट्रीम की तरफ झुक जाती है, जैसे अचानक सिर्फ सबसे लंबी चोंच वाली चिड़ियों का सिलेक्ट होना। और तीसरा है विदारक यानी डिसरप्टिव, जहां नेचर दोनों एक्सट्रीम्स को चुन लेती है और जो बेचारे औसत होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो अनुकूली विकिरण से लेकर हार्डी-वेनबर्ग के इक्वेशंस तक हमने बहुत सारे हाई यील्ड टॉपिक्स आज कवर कर लिए। प्रकृति के खुद को आकार देने की ये पूरी प्रक्रिया वाकई अमेजिंग है। लेकिन क्या एवोल्यूशन की ये शानदार कहानी यहीं खत्म होती है? बिल्कुल नहीं। क्या ये जानना दिलचस्प नहीं होगा कि इस पूरी विकास यात्रा ने हम इंसानों को कैसे शेप दिया? क्या हमारा अगला एक्सप्लेनर मानव विकास पर केंद्रित होना चाहिए, जहां हम रामापिथेकस के जंगलों से लेकर आज के आधुनिक होमोसेपियंस तक के सफर को डिकोड करें? इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस एनालिसिस में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सीखते रहें।